हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं जानती हूँ कि आप लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस का वेट कर रहे होंगे। जैसे कि हमने फिजिक्स की शुरुआत की थी और उसमें हमने पहली यूनिट में पढ़ा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। फिर दूसरी यूनिट हमने पढ़ रहे थे मोशन के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड केवल होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन ये ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करता है। तीसरी चीज़ हमने इसमें क्या मेन पढ़ी थी कि हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था स्केलर वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड। वो एक्सेप्शन ये था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करती है। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था डिस्टेंस के बारे में कि एक्चुअल पाथ लेंथ जो मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की जाती है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था कि शॉर्टेज डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। स्पीड के बारे में पढ़ा था कि स्पीड जो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है उसका फॉर्मूला। और हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। और फिर हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी थी जो कि 1D में थी। ये 3 इक्वेशंस थी। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीसरी इक्वेशन थी। फिर हमने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था। सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जो बॉडी के मोशन कहलाता है जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है। इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो हम कहते हैं जब यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो हम उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और हमने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था कि एंगुलर वेलोसिटी जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एंगल बनाते हुए बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं और उसमें हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। फिर अब हम लोग आते हैं कि लॉज ऑफ मोशंस क्या होते हैं न्यूटन के द्वारा जो दिए गए हैं। तो अगर लॉज ऑफ मोशंस में हम आते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूटन को ही फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, न्यूटन इज़ नोन एज द फादर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपिया में बताया था लॉज ऑफ मोशंस के बारे में, जो कि लिखी गई थी 1687 में। ठीक है। अब हम लोग न्यूटन्स के लॉज के बारे में चलते हैं। तो हम मेनली जानते हैं कि क्या होते हैं न्यूटन्स के लॉ। बेसिकली अगर हम लोग लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ें तो हम ये जानेंगे कि न्यूटन ने ये लॉज दिए थे। ठीक है, किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। इसमें न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे। हम एक एक करके इन तीनों लॉज के बारे में भी समझते हैं। तो चलिए हम लोग पहला लॉ पढ़ते हैं। पहला लॉ में ये कहता है कि बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती है। इनिशियल पोजीशन को मेंटेन करती है unless an external force act on it, act on it। देखिए, unless an external force act on it। ठीक है, तो मतलब ये है कि जब तक हम किसी बॉडी पे कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो बॉडी रेस्ट में रहने की कोशिश करती है। इसी लॉ को, ये दूसरा तीसरा हम बाद में पढ़ेंगे, इसी लॉ को हम लोग गैलीलियो लॉ भी कहते हैं। और लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया इसे ही कहा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे इनर्शिया शब्द का भी मतलब समझते हैं कि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिसके द्वारा बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन के चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती। अगर वो रेस्ट में होती है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, अगर वो मोशन में होती है तो मोशन में रहने की कोशिश करती है। इसे हम इनिशिया कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर से एक बार समझाती हूँ
कि इनिशियल पोजीशन को मेंटेन करने की बॉडी कोशिश करती है जब तक कि उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम गैलीलियो लॉ भी कहते हैं और लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया का मतलब हमने समझा कि इनर्शिया का मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में कोशिश करेगी, चेंजेस को एक्सेप्ट करने से नहीं मानती, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करती, रेस्ट में रहने की कोशिश करती। अगर वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो मोशन ही में रहने की कोशिश करती है। ठीक है, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे लॉ की तरफ चलते हैं। हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force। ठीक है, अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल भी समझेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा लेकिन अभी हमने एग्जाम्पल नहीं समझे, लेकिन हम उसके एग्जाम्पल भी समझेंगे, एक एक करके सब एग्जाम्पल समझेंगे लॉस के। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल भी आपको समझाते जाएंगे। पहले आप ये समझिए कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, एम वी लिखा रहता है, इसको कहते हैं हम लोग मास, और ये होती है वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं, और फोर्स को हम लोग एम ए लिखते हैं, जिसमें ये मास होता है और ये एक्सेलरेशन होता है। समझिएगा ध्यान से। ठीक है, और इस लॉ के अकॉर्डिंग कहा जाता है P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। ठीक, जब P F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो P इज इक्वल टू के एफ, कोई कांस्टेंट लगा देते हैं K, जहाँ की K कांस्टेंट है। ठीक, तो जब K कांस्टेंट है तो P का फॉर्मूला रख देते हैं एम वी के एम ए, एम से एम कट जाएगा, V इज इक्वल टू के ए। ठीक, अब जब के ए आ गया तो हम जानते हैं कि A बराबर V अपॉन टी होता है। ठीक, A बराबर V अपॉन टी होता है। ठीक, हम लोग यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं कि जिस वेलोसिटी से ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, ये दोनों कट जाएंगी, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा टी। यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर फ्यूचर में हमसे न्यूमेरिकल में पूछा गया कि k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। ये तो बहुत फेमस है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो सभी को पता होता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है ना? सबको पता है? नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं आपको। थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है हमारा कि हर एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया। अब हम सबके एग्जाम्पल भी समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी समझना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्पल्स में आते हैं। तीनों लॉज तो हमने पढ़ लिया, अब हम लोग एग्जाम्पल्स में आते हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल भी समझेंगे। फिर मैं एक बार ही आपको बता दूंगी डेफिनेशंस और एग्जाम्पल मिला करके भी, जिस तरह से आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा इसी क्लास को पढ़ते पढ़ते ही। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है क्लास को पढ़ने में, या कहीं पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ सुधार होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और मैं जानती हूँ कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन अगर आपके लिए हेल्पफुल सच में भी है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। ओके, और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो। देखिए, जैसे कि हम लोग अगर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के फर्स्ट लॉ के एग्जांपल्स में आते हैं, तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा है लेकिन उसका दोबारा रिवीजन करना है हमें। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो लॉ होता है जिसके द्वारा
बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती है, चाहे फिर वो उसकी इनिशियल पोजीशन रेस्ट हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन हो, लेकिन वो उसे मेंटेन करने के लिए पूरी कोशिश करती है जब तक कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल में आते हैं। पहला एग्जाम्पल, आप जब बस और ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो एकदम से अगर ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आप लोग आगे की तरफ चले जाते हैं। तो आपकी बॉडी रेस्ट में थी, एकदम से ब्रेक आया तो मोशन आया, एक्सटर्नल फोर्स लगी तो आप आके चले गए झटके से। ये इसका पहला एग्जाम्पल होगा। तो हम नोट कर लेते हैं। व्हेन अ कार और ट्रेन स्टार्ट्स सडनली, सॉरी स्टार्ट नहीं, स्टॉप सडनली, then passengers, when a car or a train stops suddenly, then the passenger bends forward. दूसरा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं कि अगर चलते चलते एकदम से रुक जाए तो ये होता है, अगर रुके हुए से एकदम से चलने लगे तो क्या होता है। तो चलिए अब उसको भी जानते हैं कि अगर रुके हुए से एकदम से चलने लग जाए तो क्या होगा। व्हेन अ कार और ट्रेन, कोई भी व्हीकल हो सकते हैं, कार और ट्रेन जरूरी नहीं है, जब रुकी हुई होती है और एकदम चलती है तो आप पीछे की तरफ जाते हैं। आपने देखा होगा, जैसे रुकने में आप आगे की तरफ जाते हैं वैसे आप चलने में पीछे की तरफ को जाते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िएगा। ये ऑप्शन दे दिया जाता है कि कौन सी एप्लीकेशन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, तो इसलिए आपको ये एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। इसलिए मैं आपको कुछ ही एग्जाम्पल बता रही हूँ जिनमें ऐसा होता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। चलिए, व्हेन अ कार और अ ट्रेन starts suddenly, जब कार और ट्रेन एकदम से स्टार्ट हो जाती है तो पैसेंजर जो होते हैं बेंड्स बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड चले जाते हैं। समझ में आ गया होगा आपको जी। और भी एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तीसरा एग्जाम्पल कि जब आपके कंबल, रजाई, गद्दे, ये सब कोट, ब्लैंकेट कुछ भी गंदा होता है तो मम्मी क्या कहती है? मम्मी कहती है छत पे ले जाओ और पीटो इसको डंडे डंडे। किसे? कंबल, रजाई को। आपको नहीं समझ रहे ना? कंबल, रजाई को पीटो। तो कंबल, रजाई को पीटने से ऐसा होता क्या है जो मम्मी कहती है पीटने के लिए? साफ़ हो जाते हैं कंबल, रजाई, इसलिए मम्मा कहती है पीटने के लिए। तो चलिए अब हम लोग इसकी भी एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि आखिर इसमें कौन सा लॉ लग जाता है न्यूटन का जो मारने में भी कोई हमारा काम बन जाता है। ठीक है, तो चलिए, व्हेन अ कोट और अ ब्लैंकेट is beaten by a stick, the dust particle moves. The dust particles removes, क्योंकि वो मोशन में आ जाते हैं, वो रेस्ट में होते हैं और वो मोशन में आ जाते हैं, इसलिए वो लोग रिमूव हो जाते हैं डंडे से मारने से। ओके, हम लोग समझेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन। उसके पहले हम लोग ने एक चीज़ नहीं पढ़ी, शब्द आया था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो ये फोर्स कौन सी बोला है जिसे अभी हम पढ़ना भूल गए? तो चलिए अब हम लोग फोर्स की डेफिनेशन कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स जैसे कि हमने पहले लॉ में पढ़ा क्या कि कोई एक्सटर्नल कॉज है। क्या है? एक्सटर्नल कॉज है। देखिएगा अभी आपकी डेफिनेशन तैयार होगी। एक्सटर्नल कॉज है फोर्स जो which when act on a body
एक्ट्स ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी। जब वो बॉडी में एक्ट करती है तो क्या करती है, पहले लॉ के अकॉर्डिंग उसकी इनिशियल पोजीशन को चेंज कर देती है, इनिशियल पोजीशन को चेंज कर देती है। ठीक है, तो यही जो एक्सटर्नल कॉज है इसे हम फोर्स कहते हैं। एक्सटर्नल कॉज को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। आपको फोर्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। मैंने आपको मोमेंटम बता ही दिया था, लेकिन फिर भी मोमेंटम भी जान लेना चाहिए हमें सेकंड लॉ की तरफ बढ़ने के पहले। मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम बराबर m इंटू वी होता है। मैंने आपको पहले बताया क्या होता है, मोमेंटम बराबर m इंटू वी होता है, जहाँ पे ये जो होता है m जो होता है वो मास होता है, रुकिए बताते हैं आपको, ये बराबर मास होता है और ये वेलोसिटी होती है। ठीक है, इसे हम मोमेंटम कहते हैं। ये एक तरह की क्वांटिटी है मोशन की, कंटेंट इन द बॉडी होती है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है और जो कि बॉडी में कंटेंट होता है। लेकिन इसके लिए अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो हम डायरेक्टली ये लिखेंगे कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आप लोग जब लूसेंट में पढ़ेंगे तो आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैं पढ़ा रही हूँ। लूसेंट के बाहर का कुछ भी नहीं है, और लूसेंट ही हमारा बेसिकली एम है कवर अप करने का। तो आप लोग ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बताने जा रहे हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या दिख रहा होगा आपको कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ मोशन भी कहलाता है, लॉ ऑफ मोशन भी कहलाता है। ये पॉइंट आपको लूसेंट में शायद ही मिलेगा, लेकिन ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू के बेसिस पे, समझे, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग और भी जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है हमारा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है हमारा वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ही कंटेंट होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है हमारा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is contained in the second law of motion. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कंटेंट होता है। चलिए, जब आपने ये पढ़ लिया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया। मेनली जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की ज़्यादा एप्लीकेशन हमें देखने को नहीं मिलती हैं। बस हम इतना जानते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन सबसे फंडामेंटल लॉ है, जिससे बाकी सारे लॉज निकले, उनकी एप्लीकेशंस निकली हैं। तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब कंटेन्ड है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की सारी एप्लीकेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी एप्लीकेबल होंगी। ओके, चलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, उसके एग्जाम्पल जानते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशंस की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि रिकॉइलिंग ऑफ द गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है, गन की रिकॉइलिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है। दूसरा एप्लीकेशन भी जानते हैं, जब आप स्विमिंग करते हैं तो आप वाटर में फोर्स ही तो अप्लाई करते हैं जो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देती है, तभी तो आप आगे बढ़ते हैं। तो स्विमिंग हो गया, ठीक है। फिर तीसरा मोशन ऑफ द रॉकेट, रॉकेट जिस मोशन में चलता है उसे भी हम
थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन कहते हैं। क्या क्या हो गई थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन? रिकॉइलिंग ऑफ द गन, स्विमिंग और मोशन ऑफ द रॉकेट। रिकॉइलिंग का मतलब होता है जब गन को बोला है लोड किया था, जब उसमें कॉइल भरी होती है, जब वो घूमती है फिर हम उसके द्वारा शूट कर सकते हैं, तो वो रिकॉइलिंग ऑफ द गन कहलाती है। ठीक है, आपको मैंने लॉज ऑफ मोशन बता दिए हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है, वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। तो लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल के द्वारा हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रही किसी भी बॉडी पे, तो उसका लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम का हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। चलिए तो जानते हैं अब लीनियर क्या होता है। ठीक, चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक, देखते हैं हम लोग। एक सेकेंड, कुछ फोकस में दिक्कत आ रही है, लिख लेते हैं मैं। देखिए फोकस सही कर लें, एक सेकेंड। चलिए अब सही हो गया, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की क्या होती है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, force is applied, then momentum of the system, देख रहे हैं, momentum of the system remains constant। ठीक है, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। समझ गए ना आप लोग? बस हमें इतना पढ़ा था। इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही हमारा रॉकेट्स वर्क करते हैं। ये एप्लीकेशन हो गई इसकी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में रॉकेट हमारा वर्क करता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग लॉज ऑफ मोशंस क्लियर हो गए होंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे और फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बाय।